हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट लोकेश सर अनलिमिटेड स्टडी जोन। तो कल हमने परमाणु के बारे में पढ़ा। परमाणु के बारे में हमने कल रदरफोर्ड का मॉडल आपको पढ़ाया। रदरफोर्ड के मॉडल पढ़ाने के बाद मैंने आपको बोहर का मॉडल पढ़ाया। क्यों भैया श्री कृष्ण, बोहर का मॉडल पढ़े कि नहीं पढ़े? नहीं पढ़े? अरे वीडियो पढ़ लिया करो भाई, डेली है, बहुत ज़रूरी है। बोहर का मॉडल पढ़ाया। बोहर का मॉडल पढ़ाने के बाद मैंने आपको बोहर की मेन अभिग्रहित बताई कि मेन पोस्टुलेट बोहर के नियम क्या थे। 5 नियम मैंने बताए थे ना। आई होप आप लोगों ने लिख लिए होंगे। लिख लिए हैं? लिख लिए हैं तो बहुत अच्छी बात है। नहीं लिखा है तो लिख लीजिएगा। बोहर के 5 मैंने आपको अभिग्रहित 5 मैंने लॉस बताए थे, ठीक है ना। अब मैंने आपको ये कहा था कि भाई जो रदरफोर्ड ने कहा था कि इलेक्ट्रॉन हर प्रकार की त्रिज्या में गति करता है। अगर हर प्रकार की त्रिज्या में गति करता तो उसके स्पेक्ट्रम में हर प्रकार की आवृत्ति होती कि नहीं होती। मगर इस चीज़ को बोहर ने मना किया। बोहर ने कहा कि इलेक्ट्रॉन हर जगह गति नहीं करता है, इलेक्ट्रॉन कुछ चुनिंदा ही कक्षाओं में गति करता है। और कल मैंने एग्जाम्पल दिया था कि आप उसी रिश्तेदार के यहाँ जाएंगे जो आपको नाश्ता करवाएगा, है ना जी। तो उन्हीं कक्षाओं में गति करता है जिसमें उसका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होता है? h/2π के पूर्ण गुणज के। अब निकालते हैं हम कि वे कक्षाएं कौन सी हैं, उनकी त्रिज्या कौन सी हैं। तो 2 महत्वपूर्ण डेरिवेशन इस चैप्टर में। अब 3 डेरिवेशन बचे हैं बच्चों में, 4 डेरिवेशन, समझ गए ना। 4 डेरिवेशन में आपको एक एक करके नाम गिना देता हूं। पहला है त्रिज्या। पहला कौन सा है? त्रिज्या है। दूसरा है आपका वेग। दूसरा क्या है? वेग। फिर तीसरा है कुल ऊर्जा। क्या निकालेंगे तीसरा? कुल ऊर्जा। कुल ऊर्जा मतलब स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा प्लस। और चौथा नंबर है तरंग संख्या या तरंग दैर्ध्य निकलेगी इसमें से। समझ में आया ना, तरंग दैर्ध्य। तो ये 4 बातें हम निकालने जाएंगे। चारों बातें बहुत बढ़िया से निकालेंगे। आइए तो पहला डेरिवेशन लिखिए भैया। क्वेश्चन लिखिए। सिद्ध कीजिए कि एक परमाणु की nवीं कक्षा की बोहर त्रिज्या, nवीं कक्षा की बोहर त्रिज्या n² के अनुक्रमानुपाती होती है। बोहर त्रिज्या n² के अनुक्रमानुपाती होती है। अब बिल्कुल पेन से, कॉपी से पेन हटा लीजिए और बोर्ड की तरफ देखिए। सिद्ध करना है आपको भैया। क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि r जो होता है प्रोपोर्शनल टू क्या होता है? n²। एक न्यूमेरिकल तो आपका इसी से बन जाएगा। कैसा आएगा? r प्रोपोर्शनल टू n² है, मतलब प्रोपोर्शनलिटी संबंध आएगा। R1/R2 बराबर n1² समझ में आया? कैसे दे देगा कि अगर किसी तीसरे कक्ष में त्रिज्या इतने 4 एंगस्ट्राम है या 4 नैनोमीटर है, फलाना इतने मीटर है, तो बताइए 5वें कक्ष में क्या होगा। तो यहाँ तीसरा कक्ष है तो 3 का स्क्वायर कितना? 9, और 5 का स्क्वायर कितना? 25। और हल करके एक R1 दे देगा तो R2 निकाल लोगे? नहीं निकाल पाओगे। 3 चीजें दी रहेंगी, एक चीज निकालना पड़ेगा। तो याद रखिएगा कि त्रिज्या का जो बदलाव होता है कक्षों के साथ डबल पावर में होता है, स्क्वायर में। किस में होता है? स्क्वायर में। समानुपाती नहीं है, वर्ग के समानुपाती है। किसके समानुपाती है? वर्ग के समानुपाती है। ठीक है जी, क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? एक बार फिर से बता देता हूं। R प्रोपोर्शनल टू n² है, यानी R1/R2 बराबर n1² ठीक है जी। मान लीजिए R1 पहली कक्षा में त्रिज्या आपकी R थी। बोलो पहली कक्षा में त्रिज्या आपकी क्या थी? R। कक्षा का नंबर 1, तो 1 का स्क्वायर कितना हुआ? 1 हो गया। पहली कक्षा में त्रिज्या कितनी थी? सवाल आया पहली कक्षा में त्रिज्या कितनी है? R। तो तीसरी कक्षा में त्रिज्या कितनी होगी? 9R। कितनी होगी? 9R। आइए देखते हैं दूसरी कक्षा की त्रिज्या। तीसरी कक्षा की त्रिज्या मतलब क्या निकालना अपन को? R3। क्या निकालना है? R3। तो यहाँ काहे का स्क्वायर होगा? 3 का स्क्वायर। तो भैया कितना हो गया? 3 का स्क्वायर 9 हो गया, और R3 यहाँ चला गया, मतलब R3 बराबर कितने R? 9R। आ गया समझ में? मतलब पहली कक्षा में त्रिज्या जो थी बिल्कुल 1R थी, सिंगल, और यहां पर सीधे कितनी हो गई? तीसरे में 9 गुना, दूसरे में कितने गुना? 4 गुना। तो यदि आप अनुपात निकालेंगे कक्षाओं का तो अनुपात क्या निकलेगा? 1/4/9 इस अनुपात में त्रिज्याएं बढ़ रही हैं, बराबर नहीं है। अगर ये पहली वाली त्रिज्या 1 नैनोमीटर है तो दूसरी वाली कितने नैनोमीटर होगी? 4 नैनोमीटर। तीसरे वाली कितनी होगी? 9 नैनोमीटर। और 5वीं वाली कितनी? चौथी वाली 16। देख रहे हैं? मतलब ये ऑर्बिट जो कहेंगे बिल्कुल बराबर दूरी पर नहीं है। समझ गए? ऑर्बिट जो है इसके बराबर दूरी पर
जितना बाहर जाते जाएंगे ऑर्बिट उतने फैलते जाएंगे, यही कहना चाहता था मैं। आइए अब इसका भैया डेरिवेशन करते हैं, त्रिज्याओं के लिए निकालते हैं। ये तो नॉलेज दे दिया मैंने। अब देखिए त्रिज्या का समीकरण कैसे डेवलप करते हैं। तो त्रिज्या का समीकरण डेवलप करने के लिए कहानी उठेगी बोहर के क्वांटाइजेशन सिद्धांत से। और कल मैंने आपको पढ़ाया था कि भैया बोहर का क्वांटाइजेशन सिद्धांत होता है MVR, यानी कोणीय संवेग बराबर होता है NH/2π, होता है ना जी। कोणीय संवेग बराबर NH अपॉन कितना 2π। यहां से वेग निकाल लीजिए, तो वेग बराबर आ गया कितना NH/mr/2π। ये वेग आ गया है, ये क्या आ गया है, वेग आ गया है। बट वेग का ये रिलेशन आपके काम का उतना नहीं है, वेग का ये रिलेशन आपके काम का उतना नहीं है। क्यों काम का नहीं है? क्योंकि हम निकाल क्या रहे हैं, त्रिज्या। क्या निकाल रहे हैं? और ये बैठी है त्रिज्या इसमें, मतलब जो अज्ञात है उसी में आपने ये निकाल दिया है। तो जो चीज पता नहीं है उसी में वेग है। तो भैया वेग तब निकाल पाएंगे जब त्रिज्या पता हो, और त्रिज्या खुद ही अज्ञात है ना। तो वेग को बाद में निकालेंगे, वेग का भी मोह छोड़ते हैं, केवल हम त्रिज्या की बात करते हैं। बोलो आ गया इतना? ठीक है। तो ये भैया अपने पास इसको समीकरण नंबर अपन ने 1 दे दिया है, ठीक है ना। इसको समीकरण नंबर 1 दे दिया है। अब देखिए कल मैंने आपको बताया था कि कोई इलेक्ट्रॉन अगर पर्टिकुलरली एक इलेक्ट्रॉन पर जिसका हम टारगेट कर रहे हैं, नाभिक के चारों ओर चक्कर लगा रहा है, तो नाभिक का आवेश कितना होता है प्लस जेडी। इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर का आवेश कितना होता है ई। तो भैया इस पर लगने वाला बल विद्युत बल, कौन सा बल? विद्युत बल, है ना, विद्युत स्थिर वैद्युत बल 1/4πε0 ZE इंटू ई, ZE स्क्वायर अपॉन त्रिज्या कितनी हो गई बेटा R²। ये हो गया अपने पास विद्युत बल, ठीक है बेटा। ये विद्युत बल क्या प्रोवाइड करता है? अभिकेंद्री बल। क्या प्रोवाइड करता है? और अभिकेंद्री बल होता है FC बराबर mv² अपॉन कितना R। ये दोनों बल आपस में बराबर होंगे कि नहीं होंगे? क्योंकि विद्युत बल ही क्या प्रदान करता है? अभिकेंद्री बल। तो इसका मतलब mv² अपॉन R बराबर 1/4πε0 इंटू ZE² अपॉन कितना R²। यहां से इसकी वैल्यू आ गई है। अब यहां से आप एक R से एक R कैंसिल कर दीजिए, एक R से एक R आपने क्या कर दिया? कैंसिल कर दिया। तो mv² का मान आ गया mv² इक्वल टू 1/4πε0 ZE²। बोलो बेटा कितना आ गया? R आ गया है। ओके, यहां से आपके पास में ये चीज आ चुकी है। अब v का मान आपको पता है। यहां से देखिए क्या क्या किया आपने, समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 1, ठीक ना। फिर इन दोनों को संतुलित करके आपने किसका मान निकाल लिया? mv² का। बोलो आ गया? इन दोनों की मदद से आपने mv² का मान निकाल लिया है। तो बुकों में डायरेक्ट ये लिखा होता है, बट कोई बात नहीं, आप एक काम करिए, इसको नंबर 2 दे दीजिए, इसको नंबर क्या दे दीजिए? 3 दे दीजिए, और यहां पर आने के बाद आप इसको नंबर 4 दे दीजिए। बोलिए हाँ या ना। अब देखिए आपके पास v तो पता है ना आपको बेटा, आप v की वैल्यू उठा के यहां रख दीजिए। v की वैल्यू उठा करके क्या रख देंगे? यहां रख देंगे। फायदा क्या होगा? पूरी पिक्चर से v गायब हो जाएगा ना, क्योंकि 2 अननोन है यहां पर, एक अपन को v नहीं पता और एक r नहीं पता है, हाँ या ना। तो 2 अज्ञात लोग हैं, तो 2 अज्ञात लोग को एक ही अज्ञात में बदलो तब तो निकाल पाएंगे। तो चलिए रखता हूं मैं m की जगह कितना बेटा? m। v का डायरेक्ट स्क्वायर कर दूं? डरोगे तो नहीं? चलो v का स्क्वायर करता हूं, तो n² h² m² 4π², बिल्कुल सही, इक्वल टू 1/4πε0 ZE² अपॉन कितना R। एक R से एक R क्या हो गया? कैंसिल। अब इस वाले R को ऊपर ले जाओ तो त्रिज्या बन जाएगी, बाकी सबको समेट के यहाँ ले आओ। चलिए हाँ, सब कटेगा, सब कुछ काटते हैं भाई अपन में। एक M से एक M भी क्या कर दो? काट दो। बोलो जी, ठीक है ना। एक M से एक M काटने। चलिए अब देखिए अपने पास R है बेटा, इस R को ऊपर ले जाइए। ये R ऊपर आ गया, आराम से करो, कोई दिक्कत नहीं है। ये R यहाँ आ गया, बोलो हाँ। चलो क्या बचा ऊपर? n², नीचे कितना? m, ठीक है ना। और देखिए यहां से 4πε0 ऊपर जाएगा कि नहीं जाएगा? 4πε0 ऊपर जाएगा। ZE² कहाँ आएगा बेटा? नीचे आएगा। चलो उधर वाली पार्टी का काम हो गया। यहां कौन बच गया बेटा? 4π²। m भी, r तो चला गया, वो r उधर चला गया। चलो काटा कुटी करते हैं। 1 पाई से 1 पाई, 4 से 4
कैंसिल। देखिए ऊपर क्या बच गया अपने पास बच गया n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, ठीक है जी, अपॉन कितना है भैया यहाँ पे, हाँ m पाई जेड ई स्क्वायर। ये आ गई है आपकी बोहर त्रिज्या। क्या आ गई आपकी बोहर त्रिज्या? बोलिए ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये आपकी बोहर त्रिज्या आ चुकी है। देखिए इसको कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं, इसको अच्छा समझने के लिए, क्योंकि आप लोग 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के दोस्त हैं, तो यहाँ पे 4 पाई का गुणा कर दीजिए, तो क्या बन गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। जैसे मुझे याद रहता तो ये वाला फॉर्मूला आराम से याद हो जाता है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर h स्क्वायर। यहाँ 4 पाई का किया तो नीचे भी करेंगे, तो 4 पाई स्क्वायर m जेड ई स्क्वायर। अब ठीक लग रहा है ना ये? हाँ, तो आप इसको याद करने के लिए इसको इतना सुंदर बना सकते हैं, कोई दिक्कत? अरे गलती से यार आर स्क्वायर, आर है ये, क्या है भैया, आर है। आई बात समझ में कि नहीं आया? आ गया ना? तो ये बन गई। हाँ जी, यहां से समझाऊं, इधर से इस बस को ऊपर वाला, ये कैसे आ गया बेटा? ये तो इसमें कूलाम का नियम लगा है ना। कूलाम का नियम क्या होता है? 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 पहला चार्ज सेंटर का कितना है? जेड ई। जेड क्यों है? क्योंकि परमाणु क्रमांक जेड है और इलेक्ट्रॉन ई है, तो जेड ई Q1 Q2 यानी कितना ई, तो जेड ई इंटू ई कितना बन जाएगा? जेड ई स्क्वायर। नहीं आया समझ में? Q1 Q2 अपॉन आर यानी रेडियस का स्क्वायर। बस हो गया, इसको इसके इक्वल कर दिया, तो ये सारी चीजें आती जा रही हैं, ये हो गया। अब देखिए जरा, अब इस रेडियस में ये देखो 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, n वेरिएबल, n क्या है? वेरिएबल। h क्या है? प्लांक कांस्टेंट। 4 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन का कांस्टेंट, z क्या? कांस्टेंट, e स्क्वायर क्या? कांस्टेंट आवेश। मतलब सब कुछ जो है वेरिएबल है, केवल n स्क्वायर, जेड मैंने कांस्टेंट बोल दिया, सॉरी, जेड भी वेरिएबल है। मतलब आप बदलते जाएंगे परमाणु तो जेड बदलता जाएगा। जेड यानी परमाणु क्रमांक, जेड यानी परमाणु क्रमांक। तो देखा जाए तो ये रिलेशन क्या बन सकता है? ये रिलेशन बन सकता है अगर आप n स्क्वायर अपॉन जेड को अलग कर दें, कोने में कर दें, n स्क्वायर अपॉन जेड को क्या कर दें? कोने में। देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट n स्क्वायर तो चला गया, h स्क्वायर, बोलिए हाँ, और यहां पे क्या बनेगा? 4 पाई स्क्वायर और m, ठीक है ना, और साथ में क्या? e स्क्वायर। बोलिए ये सुनो, ये पूरा का पूरा क्या है? कांस्टेंट है कि नहीं है? ये पूरा का पूरा क्या है? कांस्टेंट है। ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। अगर आप किसी पर्टिकुलर जेड, किसी पर्टिकुलर परमाणु की बात कर रहे हैं, किसी पर्टिकुलर परमाणु की बात कर रहे हैं, तो वो भी फिक्स होगा। वो भी क्या होगा? फिक्स। भैया जैसे आपने मान लीजिए आपने बात कर ली कैल्शियम की, किसकी बात कर ली? तो कैल्शियम का परमाणु क्रमांक तो 20 है ना, तो 20 तो बैठा रहेगा ना, मगर कैल्शियम में सेल तो क्या होंगी? 1 भी होगी, 2 भी होगी, 3 भी होगी, 4 भी होगी। मतलब ये भी क्या हो गया? फिक्स हो गया। बट अपन बात करते हैं हाइड्रोजन के लिए, क्योंकि बोहर का जो मॉडल आया था किसके लिए सही था? हाइड्रोजन के लिए। तो बेटा हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? बोलो, 1 होता। मतलब जेड की वैल्यू कितनी होती है? तो आर इसमें क्या पुट कर देंगे? 1 कर देंगे, तो आर बराबर क्या हो जाएगा? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h स्क्वायर। बोलिए हाँ। और यहां पे क्या होता है? 4 पाई m स्क्वायर e स्क्वायर। बोलिए क्लियर? हाँ हाँ, m सॉरी m e स्क्वायर। और यहां पे क्या आएगा? n स्क्वायर अपॉन जेड की वैल्यू कितनी? 1। तो ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है। तो बताइए आर किसके समानुपाती निकला? n स्क्वायर के। इससे साबित हो गया है कि जो त्रिज्या होती है वो कोश की संख्या के प्राथमिक क्वांटम संख्या, प्रथम क्वांटम नंबर जो होती है, जिसको आप मुख्य क्वांटम संख्या बोलते हैं, उसके वर्ग के समानुपाती होती है। चलो छापो जल्दी से भाई। इधर के बाद इसको अरेंज कर लिया, साथ में ले आया, क्योंकि पूरे के पूरे कांस्टेंट हैं। जो वेरिएबल है उधर ले गए अपन। बोलिए हाँ। अरे वेरिएबल यही तो है, n कोश की संख्या बदलेगी और जेड परमाणु क्रमांक बदलोगे ज्यादा से ज्यादा। बोलिए हाँ। क्लियर है जी? हाँ। अब देखिए, तो अगर कोश की संख्या बदलेगी, अगर कोषों की संख्या बदलेगी, समझ गया ना, कोष की संख्या बढ़ती जाएगी तो आर का मान भी क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा, समानुपाती है, ठीक है ना। जेड आपका पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए फिक्स कर दीजिएगा। तो अपन फिलहाल हाइड्रोजन के लिए पढ़ रहे हैं, तो जेड का मान कितना हो जाएगा? 1। नोट करिए।
तो ये हो गया आपका त्रिज्या का डेरिवेशन। त्रिज्या का डेरिवेशन मेनली अपना जो है ये वाला भी काम का है और याद रखने के लिए ये भी यूज़ करते हैं, मगर आगे जो डेरिवेशन करेंगे उसके लिए ये काम में आएगा ये चीज़, क्योंकि ये सरलतम रूप है। तो मैं बाकी चीज़ें मिटा देता हूँ और जो मेरे काम का मैं उसको रोक के रखता हूँ। आइए अब अगला डेरिवेशन क्या है भैया, वेग का। बट उसके पहले एक छोटी सी बात आपको बताना चाहूँगा, शॉर्टकट। देखिए एग्ज़ाम में जब क्वेश्चन आएगा न्यूमेरिकल, नीट जेई मेंस वगैरह में, तो बेटा ये सारी चीज़ें तो कांस्टेंट है। अगर आप बात कर लोगे इसके लिए हाइड्रोजन के लिए, तो हाइड्रोजन के लिए जेड का मान कितना होता है 1। तो यदि आर की वैल्यू देखी जाए तो क्या बन जाएगा भैया, एच स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट, है ना, और अपन कितना एम पाई, जेड की वैल्यू 1 डाल दी, ई स्क्वायर, बोलो जी हाँ, और यहां पर क्या आ गया एन स्क्वायर, ठीक है ना। अब देखिए अगर मैं ये जो वैल्यू आती है इस कांस्टेंट की वैल्यू, अगर मैं पहली त्रिज्या के लिए पहली शेल, कौन सी शेल, पहली शेल, ठीक है ना, अगर मैं पहली शेल के लिए मान निकालता हूं तो n का वैल्यू मेरे को क्या डालना पड़ेगा, 1 डालना पड़ेगा। तो पहली शेल के लिए जो मान आता है n = 1 के लिए, प्रथम कक्षा के लिए, प्रथम कक्षा के लिए आप n का मान 1 डाल दीजिए। तो n का मान आप जैसे ही 1 डालेंगे तो पहली त्रिज्या निकलेगी जिसका नाम है r1। क्या नाम है भैया, r1, है ना। ये nth त्रिज्या के लिए इसको rn में बदल सकते हो समझने के लिए। तो r1 निकलेगी क्या निकलेगा भैया, h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट अपॉन m पाई ई स्क्वायर, यही बस बचेगा। मतलब ये जो कांस्टेंट आ रहा था n = 1 डालने के बाद, यही कांस्टेंट आपकी क्या बन गई, पहली त्रिज्या। क्या बन गई जी, पहली त्रिज्या। इसको हल करने पर आता है बेटा 0.53 एंगस्ट्रॉम, 0.53। अब मजे की बात मालूम क्या है, आगे के किसी भी सवाल के लिए n = कुछ के लिए ये वैल्यू तो ज्ञात हो गई ना आपकी, बताइए यस और नो। मतलब आप rn को क्या रख सकते हैं भाई, ये तो आपका मिल चुका है 0.53, अरे नहीं मिला क्या, 0.53 एंगस्ट्रॉम मिल चुका है। और केवल आपको काय का मल्टीप्लाई करना है, एन स्क्वायर का। किसका मल्टीप्लाई करना है, एन स्क्वायर का। तो आपसे बोले कि द्वितीय ऑर्बिट की त्रिज्या क्या है, तो 0.53 तो रहेगा ही, क्योंकि वो उस कांस्टेंट की वैल्यू है। और एन की जगह क्या रख देंगे, 2 का मान, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। हाँ अगर जेड का, हाँ ये हाइड्रोजन के लिए है। लीजिए अगर आप यदि बात कर रहे हैं कोई और परमाणु है तो मोर क्लियर फॉर्मूला, उस समय जेड को 1 मत करिए, उस समय जेड को 1 मत करिए, उस समय जेड को भी जिंदा रहने दीजिए, समझ गए ना। तो क्या हो जाएगा n²/z। तो सबसे बेस्ट फॉर्मूला जो बन चुका है nth ऑर्बिट के लिए, वो क्या बन चुका है 0.53 n² एंगस्ट्रॉम। लिख लीजिए। तो nth ऑर्बिट का जो सबसे सरल फॉर्मूला है वो है 0.53 मल्टीप्लाइड बाई n²/z। और ये जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी बच्चों, एंगस्ट्रॉम में। जो त्रिज्या आएगी ना इसकी परमाणु की, वो एंगस्ट्रॉम में ही आएगी। प्लांक नियतांक की वैल्यू 6.6 इंटू 10⁻34, 10⁻34। एक मिनट आपको मैं वैल्यू बता देता हूँ, हो सकता मैं ही ना भूल गया हूँ, काफ़ी दिन से देखी नहीं है प्लांक नियतांक। हाँ जी बिल्कुल सही बताई वैल्यू मैंने, 6.6 इंटू 10⁻34 सेकेंड इनवर्स। प्लांक नियतांक की इकाई होती है सेकेंड इनवर्स। डन। चलिए अब देखिए, अब हम निकालते हैं वेग। क्या निकालते हैं, वेग। त्रिज्या आ चुकी है, अब वेग निकालते हैं। मूल त्रिज्या का रिलेशन क्या है, ये है। चलिए अब देखिए बोहर का सिद्धांत क्या था। अब वेग निकालने वाले हैं एनवी कक्षा का वेग। ये क्या थी, एनवी कक्षा की त्रिज्या। तो सजाने के लिए इसको आर एन भी लिख लिया करिए, जिससे पता चल जाता है एनवी कक्षा की त्रिज्या। अब वेग की बात करते हैं। आप लोग जानते हैं कि वेग के लिए जो फॉर्मूला लगाया था वो था mvr बराबर n इंटू एच अपॉन 2 पाई। याद है कि नहीं याद है, n इंटू एच अपॉन 2 पाई। तो भैया वेग निकालना है तो यहां से v को रोक लीजिए,
v को रोक लीजिए, बोलिए ऊपर क्या आएगा, ऊपर आएगा NH और यहाँ पे आएगा कितना 2 पाई और m भी नीचे आएगा और r भी नीचे आएगा। बोलिए आएगा कि नहीं आएगा भाई 2 पाई पहले ही से था और m भी आ गया नीचे, r भी आ गया, तो v इक्वल टू NH तो है ही, v इक्वल टू NH है। ओके और देखिए यहाँ पे 2 पाई है, m है, 2 है, पाई है, m है अब r का जो मान आया है वो यहां पर उठा के पुट कर दीजिए, r का जो मान आया है वो यहां पर उठा करके आइए पुट कर दीजिए। तो r का मान कितना आया, देखिए n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आया कि नहीं आया है, और नीचे क्या था m, नीचे क्या था m e स्क्वायर पाई, ठीक है ना, m e स्क्वायर पाई और साथ में क्या भैया z, यही था कि नहीं था e स्क्वायर लिख दिया है ना। तो NH अपॉन चलिए तो ये हो गया, तो NH अपॉन 2 पाई m, r का मान यहां पे रख दिया अपन ने n स्क्वायर h स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट और ऊपर m गया, e स्क्वायर गया, पाई गया, z गया। बोलिए जी पाई से पाई क्या हो गया जी कैंसिल, एक n से एक n क्या हो गया कैंसिल, ठीक है ना, एक n से एक n कैंसिल हो चुका है और कौन बच गया, एक h से एक h क्या हो गया कैंसिल, e तो बैठा हुआ है, चलिए m से m भी क्या हो गया कैंसिल, m से m भी क्या हो गया कैंसिल। चलिए तो वेग का फॉर्मूला लिखने को तैयार हो जाइए, जेड ई स्क्वायर, जेड ई स्क्वायर अपॉन जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 बचा है, एप्सिलॉन नॉट बचा है, h बचा है, हो गया, और इनटू क्या बचा है n बचा है। तो देखिए सब कांस्टेंट है, कांस्टेंट को साथ में ले लीजिए, ई स्क्वायर कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है और केवल क्या बचा z अपॉन n, ये बन गया nवीं कक्षा में वेग का फॉर्मूला। अगर बात करेंगे आप हाइड्रोजन की अगर आप बात करेंगे हाइड्रोजन की, देखिए तो हाइड्रोजन के लिए आप यहां पर किसका z का मान क्या ले लीजिए 1, किसके लिए हाइड्रोजन के लिए z का मान कितना ले लीजिए 1 ले लेंगे, तो v बराबर कितना हो जाएगा ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h इंटू कितना 1 अपॉन n। देखिए ध्यान से v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या आ रहा है n, मतलब जितनी कक्षाएं कम होंगी वेग उतना क्या होगा ज्यादा, बिल्कुल सैटेलाइट के जैसे। सबसे तेज ऑर्बिट कौन किसका है बुध ग्रह का, क्योंकि सबसे पास में है, सबसे जल्दी इसलिए उसका जो 1 साल है 58 दिन का है, कितने दिन का है, उसके बाद अपने दूसरा मरकरी है, फिर अर्थ है ना जी तो जो ग्रह जितने ज़्यादा दूर हैं उनका वेग उतना क्या है कम है, समझ में आया, और जिनका ऑर्बिट छोटा है, जिनका n कम है, उनका वेग क्या है ज़्यादा है। मतलब आपको यदि लग रहा हो कि सर दूर जाने पर वेग बढ़ता जाता है, नहीं, जो पास में हैं उनका वेग क्या होगा ज़्यादा और जो दूर हैं उनका वेग क्या होगा कम। मतलब जो पास वाले हैं उनका कक्षीय वेग ज़्यादा है और जो दूर वाले हैं उनका कक्षीय वेग कम है, बिल्कुल सैटेलाइट के जैसे, बिल्कुल किसके जैसे, हाँ, जो सैटेलाइट जितना पास में होता वो उतना तेज घूमता है और जो सैटेलाइट दूर वाली ऑर्बिट में होगा वो उतना स्लो घूमेगा। बोलिए जी आया समझ में कि नहीं आया। अब बात करते हैं गतिज ऊर्जा की, किसकी बात करते हैं, गतिज ऊर्जा क्या होती है हाफ एम वी स्क्वायर। गतिज ऊर्जा क्या होती है, इधर ध्यान दो, अभी गतिज ऊर्जा क्या होती है हाफ एम वी स्क्वायर। अब भैया 2 इलेक्ट्रॉन है, एक अंदर वाली ऑर्बिट में एक बाहर वाली ऑर्बिट में, दोनों के द्रव्यमान तो बराबर है बेटा, बोलो हाँ, दोनों के द्रव्यमान क्या है बराबर। अब बताओ किसका वेग ज्यादा होगा, v1 का या v2 का, v1 का वेग ज्यादा होगा और गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर, तो जिसका वेग ज्यादा होगा उसकी गतिज ऊर्जा भी क्या होगी, तो जो इतना अंदर आप आओगे गतिज ऊर्जा उतनी क्या होती जाएगी बढ़ती जाएगी। मतलब अंदर वाले की गतिज ऊर्जा ज्यादा होती है और बाहर वाले की गतिज ऊर्जा कम। समझ में आया। तो चलिए देखते हैं रेडियस के बारे में, जितना बाहर जाएंगे त्रिज्या उतनी क्या होगी बढ़ेगी। वेग के बारे में, जितना बाहर जाएंगे वेग उतना क्या होगा कम होगा, जितना बाहर जाएंगे गतिज ऊर्जा क्या होगी उतनी कम होगी। समझ में आया। मतलब अंदर है गतिज ऊर्जा ज्यादा और बाहर है गतिज ऊर्जा कम, इस तरीके से बाहर जाने पर गतिज ऊर्जा कम होती जाएगी। यहां से देखिए आप v का मान इतना आ गया था, हाइड्रोजन परमाणु के लिए z का मान कितना पुट कर दिया 1, समझ में आ गया ना। हाइड्रोजन परमाणु के लिए z का मान 1 कर दिया तो z का मान 1 करने के बाद दिख रहा है साफ साफ ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h अपॉन 1 बाई
एन। क्लियर है भैया, बन जाएगा। चलिए अब देखते हैं। हाँ तो पहले इतना आप लोग नोट कर लीजिए जल्दी से। हाँ गतिज ऊर्जा मैंने ये बताया है कि देखिए जैसे आप यहाँ पर v है, आप अगर ऑर्बिट बढ़ाते जा रहे हैं, जितना आप बाहर जा रहे हैं वेग क्या हो रहा, कम हो रहा है। तो गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर। तो आप जितना बाहर जाते जाएंगे तो वेग के कम होने से हाफ एम वी स्क्वायर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो बाहर जाते जाएंगे ऑर्बिट में तो गतिज ऊर्जा क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। ये मैंने बताया। ठीक है, यस। तो ये तो पुराना वाला पार्ट था, मेन आपको इधर वाला नोट करना है। ये मैं रफ कर देता हूं। रेडियस हो गई, वेग हो गया, यस। ये बीच वाला, हाँ ये पहले इसको भी रिमूव कर देता हूं। मेनली यहां से नोट, यहां से आपको मेन नोट करना है, इधर से। ये एम वी आर इक्वल टू एन एच अपॉन 2 पाई, तो वी का मान इतना, आर का मान इतना रख दिया, वी का मान आ गया है, बस हो गया, यहां तक आ गया। ठीक है, फिर हाइड्रोजन के लिए आपने Z इक्वल टू 1 डाल दिया है। यहाँ मैंने गतिज ऊर्जा का कंसेप्ट बता दिया, तो ये भी आपको क्लियर हो चुका है। मतलब आपका कुल मिला के मैं ये कहूँगा कि ये जो फॉर्मूला आया है वो यहाँ पे आपको रखना है, बस और कुछ नहीं। हाँ इस नियतांक की वैल्यू बता देते हैं, बिल्कुल सही। तो चलिए देखते हैं कैसे नियतांक की वैल्यू निकलती है। तो पहली कक्षा का वेग अगर हम निकाल लेंगे तो नियतांक की वैल्यू आ जाएगी। यदि हम पहली कक्षा का वेग निकाल लेंगे तो नियतांक की क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। चलिए देखते हैं। लिखना बंद करिए, देखिए यहाँ पे। तो आपने निकाला है v nवी कक्षा का वेग बराबर हाइड्रोजन के लिए, v nवी कक्षा का वेग आपने हाइड्रोजन के लिए निकाला है e स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट h इंटू कितना 1/n। अगर फर्स्ट कक्षा के लिए निकालते हैं, पहली कक्षा में जो वेग आता है इलेक्ट्रॉन का, इनका मान क्या डाल दीजिए बच्चों, 1। तो क्या आ जाएगा, ई स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना h, यही आएगा। और ये सारे मान रखने के बाद इसकी जो वैल्यू आती है वो याद रखिए, वो कितनी आती है, 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 137 मीटर पर, ये आता है सॉल्व करने के बाद। समझ में आया, 3 इंटू 10 की पावर 8 अपॉन 137 मीटर पर सेकेंड। क्या मैं इसको c अपॉन 137 लिख सकता हूं, क्योंकि प्रकाश का वेग कितना होता है, c यानी प्रकाश की चाल, c अपॉन 137 मीटर पर सेकेंड। अब इसका फायदा उठाते हैं, देखिए। तो ये जो कांस्टेंट है ये पूरा का पूरा ये आ चुका है। तो nवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन का जो वेग होता है वो मैं लिख रहा हूं कितना, ई स्क्वायर, हाँ जी, अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट कितना h इंटू कितना z अपॉन n, इंटू z अपॉन n। भैया यही रहिए, हाँ, इंटू z अपॉन n। अब ये वाला पूरा का पूरा मान आप निकाल चुके कि नहीं निकाल चुके हैं, ये कितना है, c अपॉन 137। तो nth कक्षा के लिए यदि आप वेग निकालेंगे तो कितना आएगा, c अपॉन 137 इंटू z अपॉन मीटर पर। केवल आपको ये रखने की जरूरत है, हाइड्रोजन बोल दिया तो और बल्ले बल्ले, जेड की वैल्यू ऑलरेडी कितनी 1, एन चेंज करते जाइए, आंसर निकालते जाइए। लॉजिक क्या पकड़ में आया, वी एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन। नोट कर लीजिए बड़े प्यार से इसको। बस हाँ, बस बिल्कुल। अब देखिए ये देखिए ये कक्षाएं तो अनंत हो सकती हैं, भले एग्जिस्ट नहीं करती है, मगर वो उतने दूर तक अगर काल्पनिक रूप से देखा जाए तो होंगी। और ये पूरा का पूरा मॉडल केवल हाइड्रोजन के लिए ही फिक्स हुआ है। तो अब आपको चाहे किसी के लिए बोले ना, डरना किस बात का। अगर आपको हीलियम बोले तो जेड की जगह क्या रख दो, 2। हीलियम की पहली कक्षा अगर बोल दिया जाए तो c अपॉन 137 बिल्कुल वैसा रहेगा। जेड की जगह क्या रख दोगे, 2, क्योंकि हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना, 2। और पहली कक्षा है तो n की जगह 1, दूसरी बोले तो n की जगह 2। सॉल्व करके उतना आंसर लिख करके दे दीजिए, ठीक है ना। तो ये आ गया अपने पास भाई साहब वेग। तो ये अपना बन चुका है एनवी कक्षा में हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन का वेग। चलिए अब मैं अगला बताता हूं आपको गतिज ऊर्जा। अब क्या निकालते हैं अपन, गतिज ऊर्जा। तो आप जानते हैं काइनेटिक एनर्जी जो होती है K इक्वल टू होती है हाफ mv²। और अलग अलग ऑर्बिट में वेग vn है, nth ऑर्बिट का वेग कितना है vn। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, kn। क्या लिखूंगा,
मतलब एनवी ऑर्बिट की गतिज ऊर्जा, एनवी ऑर्बिट की गतिज ऊर्जा, ठीक है ना। तो चलिए देखते क्या करते हैं। सो के एन इक्वल टू 1/2, एम तो एम रहेगा बेटा, वी एन की वैल्यू बताओ क्या होती है। अभी वी एन मैंने आपको प्रूफ करवाया था, क्या होती है, जेड ई स्क्वायर। वी एन कितनी होती है बोलो, जेड ई स्क्वायर, है ना, जेड ई स्क्वायर अपॉन 2 होता है, एप्सिलॉन नॉट होता है, और क्या होता है, एच होता है ना, इंटू 1/n, इंटू कितना होता है, 1/n, ठीक है ना, 1/n का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही। क्यों नहीं होता भाई, होता तो है, हाइड्रोजन को ले लेंगे तो नहीं होगा, है ना, मतलब फर्स्ट शेल ले लेंगे तो नहीं होगा, एन तो होता है। बोलो आ गया समझ में इतना। चलिए तो सॉल्व करता हूं मैं। के nth ऑर्बिट में जो गतिज ऊर्जा अपने पास आने वाली है, देखिए यहां पे वी स्क्वायर, तो 1/2 एम जेड, ई का पावर कितना हो जाएगा बताइए, 4 हो जाएगा। वन, क्या बोल रहे हैं, हाँ जेड स्क्वायर होगा, है ना, जेड स्क्वायर हो गया, ई का पावर 4 हो गया, जेड स्क्वायर हो गया, ई का पावर 4 हो गया, और देखिए यहां पे 2 का स्क्वायर कितना हो गया, 4 इंटू एप्सिलॉन नॉट का, और ये क्या हो गया, और ये क्या हो गया, तो ये हो गया अपने पास, देखिए एम जेड स्क्वायर ई का पावर 4, 2 4 जा कितना हो गया 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, एच स्क्वायर, और कितना हो गया, एन स्क्वायर। तो nth ऑर्बिट की ऊर्जा में गतिज ऊर्जा इस तरीके से लिख सकता हूं भाई साहब, एम ई की पावर 4, एम ई की पावर 4 अपॉन 8 एप्सिलॉन नॉट एच स्क्वायर, और यहाँ पर जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। तो इसको नोट कर लीजिए, एक संबंध तो ये है भैया गतिज ऊर्जा का, जो आपके काम में आएगा। चलिए तो 2 डेरिवेशन में से पहला डेरिवेशन तो आपने ये देख लिया, ये उतना ज़्यादा आपको मदद नहीं करेगा। जो एक और है जो इससे काफ़ी कम डेटा लेकर के आपको वैल्यू दे देगा, वो आपकी मदद करेगा। कैसे भाई, काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या है, हाफ एम वी एन स्क्वायर, एम वी स्क्वायर। अब आप जानते हैं जो मैंने आपको रूल पढ़ाया कि अगर यहाँ पर प्रोटॉन बैठे हुए, प्रोटॉन कितने होते हैं बेटा, जेड ई, और एन वी कक्षा में बैठा हुआ है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ई, तो लगने वाला विद्युत बल, स्थिर वैद्युत बल किसके बराबर होता है, गुरुत्व उसके अभिकेंद्रीय बल के। अभिकेंद्रीय बल एफ सेंट्रीपिटल बराबर एफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, यानी कि अभिकेंद्रीय बल बराबर स्थिर वैद्युत बल। अभिकेंद्रीय बल क्या होता है बोलिए, एम वी स्क्वायर अपॉन आर, एम वी स्क्वायर अपॉन इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई इंटू ई, बोले तो जेड ई स्क्वायर अपॉन कितना, एक आर से एक आर, ये आ गया कितना, एम वी स्क्वायर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू कितना, जेड ई आ गया, ठीक है ना भैया, अपॉन, हाँ आर भी है, जेड ई स्क्वायर अपॉन कितना हो गया, आर हो गया है, ठीक है। अब यहां से देखिए आपके पास में ये त्रिज्या के टर्म में है। अब आपको निकालनी है काइनेटिक एनर्जी nth ऑर्बिट में, के एन इक्वल टू या के ही लिख दो डायरेक्टली, nth ऑर्बिट ही आएगा वो, तो के बराबर होता है हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर इतना आया, तो मैं रख दूं पूरा का पूरा, तो चलिए मैं पूरा का पूरा रख देता हूं। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन कितना, आर, तो 1/4 पाई कितना हो जाएगा, 1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट जेड ई स्क्वायर अपॉन कितना, आर। देखिए ये किसके पदों में है, त्रिज्या के पदों में है, किसके पदों में है, त्रिज्या के पदों में। और आपको बताया जा रहा है त्रिज्या के पदों में, जो बात मैंने आपको अभी बताई थी कि जितना बाहर जाएंगे गतिज ऊर्जा उतनी क्या होगी, और जितना अंदर रहेंगे गतिज ऊर्जा क्या रहेगी, मतलब k इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना, r। जितने पास में रहेंगे नाभिक के गतिज ऊर्जा उतनी क्या रहेगी, ज़्यादा, और जितना दूर जाएंगे नाभिक से गतिज ऊर्जा उतनी क्या रहेगी, कम। सौर मंडल याद कर लीजिएगा, बुध ग्रह एकदम पास में है, अपना 1 साल कितने दिन में पूरा करता है, 58 दिन में, समझ में आया ना, है ना, बुध ग्रह का 1 साल कितने दिन में, 58 दिन में। वही अर्थ दूर है तो कितने दिन लगाती है, 365 दिन, मतलब गतिज ऊर्जा किसकी ज़्यादा है, बुध ग्रह की, समझ गए ना। ऐसे ही जो इलेक्ट्रॉन पास में रहेगा उसकी गतिज ऊर्जा ज़्यादा रहेगी। बोलिए आ गया समझ में ना। तो नोट कर लीजिए 1 ये वाला फॉर्मूला, ये इतना मेन फॉर्मूला है, ठीक है, ओके नोट करिए।
ये हो गई इसकी गतिज ऊर्जा। नहीं, इसके कांस्टेंट की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती, यहाँ पे पुट कर दीजिएगा आप 4πε0। ज़्यादा मुश्किल नहीं है बेटा, देखो यहाँ पे कोई कांस्टेंट की वैल्यू निकालना है इसमें, इसको तो तुरंत वहीं का वहीं कर लेंगे। देखिए 2 × 4πε0 1/4πε0 होता है 9 × 10⁹। स्वादानुसार जौन सा वाला आपको दिया गया हो ये वैल्यू जेड की पुट कर दीजिएगा। इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10⁻19 और त्रिज्या आपको दी गई होगी क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन के लिए। जी हाँ, और अगर त्रिज्या ना दी गई हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा, त्रिज्या दी गई हो तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है जी। चलिए, तो ये के का मान हमारे पास आ चुका है। अब हमने निकाल लिए कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा। अब हम निकालेंगे स्थितिज ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा? चलिए, तो गतिज ऊर्जा के बाद हम स्थितिज ऊर्जा निकालना चाहते हैं, और के का मान यहाँ संभाल करके रख लीजिए, क्योंकि गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा पूरी निकल आएगी तो फिर हम निकालेंगे कुल ऊर्जा, और कुल ऊर्जा आप जानते हैं स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा, तो दोनों का योग करेंगे बाद में। तो फिलहाल के का मान है 1/2 और साथ में 1/4πε0 ऐसा कुछ करके, और ZE²/R ये अपन ने लिख रखा है के का मान। ठीक है जी, ये अपन ने के का मान लिख रखा है। अब चलिए स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं। तो इलेक्ट्रॉन की स्थिति के कारण उसकी बनने वाली ऊर्जा कौन सी ऊर्जा कहलाती है? स्थितिज ऊर्जा। और भैया एक विद्युत क्षेत्र है, एक आपके पास प्रोटॉन है ZE आवेश का, और एक आपके पास इलेक्ट्रॉन है E आवेश का, तो विद्युत स्थिर विद्युत स्थितिज ऊर्जा ही बनेगी। देख लीजिए यहाँ पर ये क्या है, बोलो बोल रहा ZE, और ये क्या है बेटा, ये धनात्मक है, और ये क्या है, ऋणात्मक है। तो आपको पता होगा U = 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन कितना R, Q1 Q2 अपॉन। आकर्षण प्रकृति वाली स्थितिज ऊर्जा चलेगी इसमें, ये कहेगा हम तुम्हें जाने नहीं देंगे, हम तुम्हें जाने। आकर्षण प्रकृति की स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? ऋणात्मक। क्या होती है? और चाहो तो यहाँ पर आप प्लस माइनस स्वादानुसार रख लो, तो अपने आप वो माइनस ही निकल करके आ जाएगा। आइए तो U निकालते हैं, 1/4πε0। Q1 का चार्ज बोलिए कितना, Q2 का चार्ज बोलिए कितना, अपॉन कितना R। ध्यान से देखिए 1/4πε0, ठीक है ना, माइनस ZE² अपॉन कितना R है। तो इसको अच्छा आगे लिख लीजिए, तो इसको लिख सकते हैं -1/4πε0 इंटू ZE² अपॉन कितना R। ये आ गई आपकी स्थितिज ऊर्जा, ये आ गई आपकी स्थितिज ऊर्जा। समझ रहे हैं आप? तो देखिए ध्यान से, वो है 1/8πε0 और ये है 1/4πε0, हाँ या ना। वो 8 है, मतलब इसका भी आधा है, इसका भी क्या है। तो मैं एक सिंबल लिख, यहाँ पे एक मैं रूल लिख रहा हूँ, K = U का क्या, हाफ, और साथ ही साथ नेगेटिव में, क्योंकि U खुद में क्या है, नेगेटिव है, बट K क्या है, पॉजिटिव। स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव है, स्थितिज ऊर्जा क्या है, गुलामी का प्रतीक है नेगेटिव साइन। समझ में आया? हाँ, और ये पॉजिटिव है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा तो कभी नेगेटिव होती ही नहीं है, तो स्थितिज ऊर्जा नेगेटिव है। ठीक है, और परिमाण के हिसाब से डबल है। परिमाण के हिसाब से क्या है, देख लो ध्यान से, जो U है वो K का डबल है कि नहीं है, क्योंकि वो 8πε0 है, ये कौन सा ε0 है, 4π, जस्ट हाफ बैठा हुआ है। तो मैं लिखूंगा K = माइनस का U बाई कितना, 2। आई बात समझ में ना? मतलब काइनेटिक एनर्जी निकालनी है आपको, गतिज ऊर्जा निकालनी है, और स्थितिज ऊर्जा दी गई है, तो स्थितिज ऊर्जा को आधा करके क्या लगा देंगे, माइनस साइन। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बोलूं कि एक इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा किसी ऑर्बिट में है -12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -12। अगर किसी ऑर्बिट में एक इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा है U = -12 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो बताइए गतिज ऊर्जा कितनी होगी, 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। प्लस का कितने इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 6 का। तो भैया देखिए K = माइनस का U/2, हाँ या ना। और U बराबर माइनस का 2K, U बराबर कितना, माइनस का 2K। इसको भी रियलाइज करिए, अगर किसी इलेक्ट्रॉन वोल्ट की गतिज ऊर्जा किसी ऑर्बिट में है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कितना, तो बताइए उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी होगी, माइनस का 12, मतलब डबल नेगेटिव। बोलिए हाँ या ना। तो एक प्रतिकर्षण है, एक आकर्षण है। आकर्षण आधा है, प्रतिकर्षण आधा है, आकर्षण क्या है, डबल है। तो जीतेगा कौन, आकर्षण या प्रतिकर्षण, आकर्षण। तो क्या जारी रहेगा, दूर जाना जारी रहेगा या गुलामी जारी रहेगी,
गुलामी जारी रहेगी। तो आइए निकालते हैं कुल ऊर्जा। क्या निकालते हैं? कुल ऊर्जा। समझ में आया? तो यदि यहीं से देखिए कुल ऊर्जा, तो 12 में से 6 गया, बोलो आंसर कितना? 12 में से 6, इधर -12, और टोटल कुल ऊर्जा कितना? -6। हाँ या ना? तो मैं टोटल एनर्जी निकलने वाला हूं, टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ के। बोलो हाँ। नहीं आया समझ में? माइनस ऑफ के, मतलब जितनी आपकी आई है वो नेगेटिव उसका आएगी टोटल एनर्जी माइनस ऑफ के। ठीक है ना? या ये कह लीजिए, इसी को मैं लिख सकता हूं u का आधा, है ना? क्योंकि u का आधा कितना होगा? देखो u/2 कितना हो जाएगा इधर? -k। नहीं आया समझ में? -k इक्वल टू कितना? u का हाफ। बहुत तगड़े तगड़े लॉजिक दे दिए, इन्हीं पर बनते हैं नीट वाले क्वेश्चन भाई। अब समझो टोटल एनर्जी यहाँ पे निकालो भैया। चलो टोटल एनर्जी बोलो कितनी होगी? -6 होगी कि नहीं होगी? अच्छा देखो 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 ध्यान से, यहाँ पे ये k कितनी थी? +6 थी। 6 का जस्ट क्या हो गया? नेगेटिव हो गया। तो कुल ऊर्जा बराबर 6 का क्या? नेगेटिव हो गया ना? k का नेगेटिव, गतिज ऊर्जा का नेगेटिव। अच्छा कुल ऊर्जा अगर इसके पदों में देखा जाए, बोलो ये कितनी थी? -12। -12 का आधा ही तो कर दिया, -12 का आधा ही तो कर दिया। तो लॉजिक मैंने पहले भी डेवलप करा दिया, अब इसका मैं फॉर्मूला डेवलप करा रहा हूं। आइए देखते हैं। तो फॉर्मूला डेवलप कर रहा हूं, टोटल ऊर्जा बराबर स्थितिज ऊर्जा प्लस, बोलिए हाँ है ना, स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा। तो भैया u का मान कहाँ है? ये बैठा है -1/4πε0 इंटू कितना? ZE² कितना? r। ये तो नेगेटिव में है और ये पॉजिटिव में है, इसका भी आधा, इसमें से आधा, पूरे में से आधा गया तो कितना बचेगा? आधा। और बड़ा साइन किसका है? नेगेटिव, तो नेगेटिव आएगा 1/4πε0 इंटू ZE² कितना? r। ये है पूरा और ये है पूरे में से आधा गया तो कितना बचेगा? आधा। माइनस आधा इसलिए क्योंकि बड़ा साइन, तो -1/2 डायरेक्ट लिख दूं। ये पूरा ये आधा, तो आधा ही तो बचेगा। 1/2 4πε0 ZE² कितना? r। दैट इज इक्वल टू -1/8 है ना? 8πε0 इंटू ZE² कितना? ये क्या है? कुल ऊर्जा। ध्यान से दो, देखो ये इसका गतिज ऊर्जा का क्या आ रही है? ऋणात्मक। गतिज ऊर्जा का ऋणात्मक। और ये स्थितिज ऊर्जा का क्या आ रही है? जस्ट हाफ। स्थितिज ऊर्जा का क्या है? जस्ट हाफ। तो इक्वल टू u/ कितना? 2। बहुत गजब का डेरिवेशन है बच्चों, इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं कंपटीशन एग्जाम में। कौन सा? टोटल एनर्जी या एनर्जी इक्वल टू, ई मतलब टोटल एनर्जी, ई मतलब टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस ऑफ पोटेंशियल, माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। गतिज ऊर्जा का नेगेटिव, गतिज ऊर्जा का नेगेटिव इज इक्वल टू u का कितना? आधा। इससे सब बन जाएगा बच्चों। ये जितने आपने ऊपर पढ़े ना, ये सब इससे निकाल लोगे। देख लो, कोशिश कर लो। k निकालना है तो k बराबर -u/2, इधर फेंक दो, आ जाएगा नहीं आएगा? u निकालना है, u बराबर -2k, आ जाएगा नहीं आएगा? हाँ या ना? एनर्जी बराबर -k, ये आ गया। एनर्जी बराबर u/2, सारे के सारे आ गए कि नहीं आ गए? इसको नोट कर लीजिए अब, ठीक है ना? तो इससे आपकी ऊर्जा आ गई। तो क्या क्या पढ़ लिया हमने? स्थितिज ऊर्जा भी पढ़ लिया हमने, गतिज ऊर्जा भी पढ़ लिया और हमने कुल ऊर्जा भी पढ़ लिया। चलो नोट करो। चलिए, तो कुल ऊर्जा का मान रोक करके बाकी सब चीज को रफ कर देते हैं। तो कुल ऊर्जा का मान अपने पास आ चुका है -1/8πε0 ZE²r। ये अपने पास कुल ऊर्जा का मान है। अब देखिए, ये जो कुल ऊर्जा आई है, ये कुल ऊर्जा बता रही है कि कुल ऊर्जा जो होगी निगेटिव होगी। तो बताइए, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कैसी होती है? नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा कैसी होती है? नेगेटिव साइन किसको शो करता है? गुलामी को। नेगेटिव साइन किसको शो करता है? गुलामी को। देखिएगा, और मजे की बात, मजे की बात देखिए, TE इक्वल टू -1/8πε0 ZE²r। ZE², अगर r का मान बढ़ता जाएगा, अगर r का मान बढ़ता जाएगा, r का मान यदि बढ़ता जाएगा तो ये पूरा का पूरा परिमाण बड़ा होता जाएगा कि छोटा होता जाएगा? छोटा होता जाएगा। जैसे मान लीजिए अभी -0.8 है शुरू में, किसमें है? फिर आपने r का मान बढ़ा दिया तो माइनस का 0 पॉइंट कितना हो गया? 1। माइनस का 0.1। तो देखिए क्या महसूस हो रहा है कि जो कुल ऊर्जा है वो किसकी तरफ अग्रसर हो रही है? -0.1 से आई है -0.8 से आई है -0.1। मतलब कुल ऊर्जा बढ़ रही है कि घट रही है?
क्या कह रहे हैं आप, सोचिए जरा। कुल ऊर्जा क्या हो रही है, 0.8 माइनस से 0.1 की तरफ चले गए हैं आप, तो कुल ऊर्जा क्या हो रही है। और अगर आप अनंत पर चले जाएंगे तो अनंत पर, इन्फिनिटी पर बोलिए टोटल एनर्जी कितनी आएगी। समझ में आया। यही मैं कल जो समझा रहा था कि आप इन्फानाइट ऑर्बिट में चले जाएंगे, सैटेलाइट की ऊर्जा अनंत पर कितनी होती है, ठीक उसी इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा अनंत पर कितनी होगी, 0। भाई आपके पास टोटल एनर्जी यहाँ पे नेगेटिव है, कुछ ना कुछ नेगेटिव होगी, मान लो -5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बोलो हाँ। अब अगर आप आर का मान यहां पर बढ़ाते जाते हो, अगर आप यहां पे आर ही था ना, हाँ आर था, आर का मान अगर आप यहां पर बढ़ाते जाते हो तो ये -5 -6 में बदलेगा कि -4 में बदलेगा, -4 में। और बढ़ाया तो कितना, फिर किस में, -2, फिर कितने में, -1 में। आप देखिए ऊर्जा बढ़ रही कि घट रही है, क्योंकि निगेटिव में कम होना है, निगेटिव में कम होना मतलब बढ़ना, तो मतलब कुल ऊर्जा कहाँ क्या हो रही है, बढ़ रही है, कुल ऊर्जा बढ़ रही। भैया गुलामी कम हो रही है, ध्यान से देखिए। पहले टॉप लेवल की गुलामी थी -5 की, हाँ है ना, फिर गुलामी कम होते होते कहाँ पर आ गई, -1 पे। और अगर आप अनंत पर चले जाएंगे तो गुलामी कितनी हो जाएगी, 0। समझ में आया। तो कुल ऊर्जा सर्वाधिक कहाँ पर होती है, अनंत पे। तो मुझे बताइए, नाभिक के अंदर आएंगे तो कुल ऊर्जा, नाभिक के पास आएंगे तो कुल ऊर्जा बढ़ेगी या घटेगी, कुल ऊर्जा बढ़ेगी कि घटेगी, घटेगी। नाभिक से दूर जाते जाएंगे तो कुल ऊर्जा क्या होगी, क्योंकि सब कुछ निगेटिव में हो रहा है, ध्यान रखना। समझ में आया ना। तो निगेटिव में घटना यानी बढ़ना ही होता है, हाँ या ना। आपके मार्क्स निगेटिव में आ रहे थे, पहले आए -49, अब आए हैं -23, तो आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं। एक दिन 0 आ गए आपके मार्क्स, है ना, तुक्का नहीं मारा आपने, आपने तुक्का नहीं मारा, आपके मार्क्स कितने आ गए, तो आपके मार्क्स बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं, बढ़ रहे हैं। समझ में आया ना, यस। चलिए, तो बच्चों हमने मेन फॉर्मूला देखा आपका। खैर ये तो हो गई, ऊर्जा की पूरी बात हो गई है, बहुत बढ़िया बात करी हम लोगों ने यहाँ ऊर्जा की, पूरे कंसेप्ट एकदम धो डाले हम लोगों ने, पूरे क्लियर कर लिए। कुल ऊर्जा लिख देता हूँ मैं अपने पास, -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या है भाई साहब, ZE² अपॉन कितना। अब आप मुझे आर की nth ऑर्बिट का फॉर्मूला एक बार फिर से लिखा दीजिए, जो लिखाया था मैंने, E = n²h² वाला, -1/8 पाई एप्सिलॉन नॉट ZE², हाँ बोलिए, n² h² एप्सिलॉन नॉट अपॉन में m पाई ZE²। बस हो गया, इतना ही है ना। हाँ जी, देखिए यहाँ पे जेड भी आ गया। अब देखिए इस फॉर्मूले को मैं किसके टर्म में, पहले किसके पदों में था, ये त्रिज्या के पदों में, किसके पदों में, अब मैं त्रिज्या के पदों से बाहर निकाल करके इसको मैं और सरल कर रहा हूं, जिससे और अच्छे नियतांक आ जाएं। और मैं इसको, जैसे आप कहते हैं कि सर इसकी कोई वैल्यू दे दो, हम कहाँ निकालते रहेंगे, इसमें तो आपको त्रिज्या चाहिए थी, अगर त्रिज्या ना दी हो तब देखिए इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो E बराबर देखिए माइनस बाहर करिए, m लिखिए, e की पावर 2 पावर कितनी हो गई, m e की पावर 4, और z का क्या हो गया, स्क्वायर, z का स्क्वायर। 1 पाई से 1 पाई क्या हो गया, कैंसिल, तो हो गया ये अपने पास। और ये हो गया अपने पास 8 एप्सिलॉन नॉट का स्क्वायर, h का स्क्वायर, और बाजू में केवल वेरिएबल बैठा है 1/n²। ये देखिए जी, Z² कहाँ है, हाँ ये Z है, Z रख दो भैया, Z², बिल्कुल सही है ना, यहाँ से Z हटा दूँ, बिल्कुल सही। तो ये बन गया है हमारा डेरिवेशन, इसको नोट करिए, ये ऊर्जा के लिए हमारा समीकरण बन चुका है। ओके, ये ऊर्जा के लिए हमारा समीकरण बन चुका है। अब इसमें थोड़ा सा हमको फेरबदल करना है, एक जबरदस्त फेरबदल करने वाले हैं, और उस फेरबदल से एक नया फॉर्मूला आने वाला है। तो देखिए हम यहां तक आ गए थे ना जी, ठीक है ना। हमारे पास ये वेरिएबल है बस 2, है कि नहीं है, और हम चाहते हैं कि हम इस कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लें तो अपना काम आसान हो जाए, क्योंकि ये तो बार बार आता रहेगा किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर